This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585. साल 1986 दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल, जिसे तिहाड़ जेल भी कहा जाता है, वहां एक कैदी पिछले 10 बरस से बंद था। जेलर से लेकर जेल के गेट पर खड़ा सिपाही और तिहाड़ जेल में बंद कैदी भी उसके आगे सिर झुकाते थे। ये वो दौर था जब तिहाड़ जेल में अलग अलग गैंग चल रही थी। आए दिन गैंग वॉर होती थी, यानी एक गुट दूसरे गुट पर हमला कर दिया करता था। लेकिन खूंखार से खूंखार अपराधी भी 10 बरस से बंद एक कैदी पर हमला करने की सोचते भी नहीं थे। कहा जाता है कि वो जिससे भी बात कर ले वही उसका मुरीद हो जाता था। इन 10 बरसों में उस कैदी ने जो कमाया था उसे सूद समेत वापस लेने का वक्त आ चुका था, और जब उसने अपनी कमाई की वसूली की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। दरअसल साल 1976 में दिल्ली पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया था। आरोप था विदेशी सैलानियों को नशे की पुड़िया देने का। कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल में लाया गया था। 10 बरस तक वो तिहाड़ जेल में बंद रहा। एक रोज उसने अपना जन्मदिन मनाने की पेशकश की। उसकी आदत, उसका व्यवहार देखकर जेलर मना नहीं कर पाए। पार्टी का आयोजन किया गया, बिस्किट और अंगूरों की पार्टी दी गई। पूरे तिहाड़ जेल में बर्थडे पार्टी मनाई गई। लेकिन उस पार्टी का शुरू ऐसा चढ़ा कि घंटों तक तिहाड़ जेल में खामोशी छाई रही। बाद में पता चला कि जेलर हो या फिर तिहाड़ जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी, वो कई घंटों तक बेहोश थे, और इसी का फायदा उठाकर वो कैदी फरार हो गया। नाम चार्ल्स शोभराज। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक जबरदस्त वेब सीरीज आई है, ब्लैक वॉरेंट। इस वेब सीरीज में अभिनेता शशि कपूर के पोते जान कपूर के अभिनय की जबरदस्त तारीफ की जा रही है। तो वही इस वेब सीरीज की कहानी को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के कैदियों से लेकर वहां से जुड़े कई किस्से इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं। लेकिन इसमें एक किरदार ऐसा भी दिखाया गया है जो अपने आप में किस्सा नहीं बल्कि चलती फिरती हजारों पन्ने की कहानी है, जिसके कारनामों को कोई भी डायरेक्टर 3 घंटे की समय सीमा वाली रील में निपटा ही नहीं सकता। एक ऐसा किरदार जिसने भारत ही नहीं बल्कि कई देशों को हिला कर रख दिया। शातिर इतना कि हाई सिक्योरिटी जेल से भागना उसका फितूर बन गया, और दुनिया भर के अलग अलग देशों में लागू कानूनों का जानकार इतना कि मौत की सजा से बचने के लिए फिर एक अपराध कर दिया। हर देश में उसका अलग अलग नाम और हर नाम के साथ कई जघन्य अपराध। लोगों को लूटना, पासपोर्ट का फर्जीवाड़ा करना, फर्जी पासपोर्ट पर दुनिया भर में घूमना और फिर नए देश में जाकर एक नए अपराध को करना उसका शौक था। नाम द सरपेंट यानी बिकनी किलर यानी चार्ल्स शोभराज। जब शोभराज तिहाड़ जेल से फरार हुआ था तो अपनी फरारी को लेकर कितना निश्चिंत था, इस बात का अंदाजा कुछ यूं लगा सकते हैं कि जब वो जेल से फरार हुआ था तो उसने जेल के गेट पे फोटो खिंचवाई थी।
लेकिन ये कहानी 1976 में नहीं बल्कि 1944 से शुरू होती है। तारीख 6 अप्रैल साल 1944, जगह वियतनाम। चार्ल्स शोबराज का जन्म वियतनाम के साइगोन में हुआ था। शोबराज की मां वियतनाम की नागरिक थी और शोबराज के पिता भारतीय। कहा जाता है कि चार्ल्स शोबराज के पिता ने शोबराज को अपनाने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद शोबराज की मां और उसके भारतीय पिता बाद में अलग हो गए, जिसके बाद शोबराज की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल उस वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, यानी वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश देश था। ऐसे में चार्ल्स शोबराज को फ्रेंच नागरिकता मिल गई थी, लेकिन बचपन जिस दौर से गुजरा था वो चार्ल्स शोबराज की जवानी और बुढ़ापे तक की कहानी पहले ही लिख चुका था। शोबराज ने अपराध के सफर की शुरुआत कच्ची उम्र में ही कर दी थी। साल 1963, यानी जब चार्ल्स शोबराज महज 19 साल का था, उसी वक्त से उसने फ्रांस में छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। और यह सफर ऐसा शुरू हुआ कि ग्रीस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड से होते हुए भारत तक आकर शोबराज आया और यहां अपराध को अंजाम दिया। साल 1970 फ्रांस में चार्ल्स शोबराज की नजर एक लड़की से मिली। इश्क हुआ। देखने में बेहद हैंडसम चार्ल्स शोबराज की दीवानी वो लड़की हो गई। कहा जाता है कि पहला प्यार भूले नहीं भुलाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही शोबराज के साथ भी था। अपनी पूरी जिंदगी में कई महिलाओं से चार्ल्स शोबराज के संबंध रहे, लेकिन जिस लड़की से चार्ल्स शोबराज ने शादी की वो उसे कभी भुला नहीं पाया। शोबराज के कारनामों की कहानी पहले ही उस लड़की के परिवार वालों तक पहुंच गई थी। ऐसे में अपने ससुराल वालों से शोबराज की नहीं बनती थी। वहीं शोबराज की मां भी उसके कारनामों से खुश नहीं थी। फ्रांस में अपराधी के तौर पर शोबराज का नाम दर्ज हो गया था। ऐसे में शादी के बाद नई दुनिया बसाने का झांसा देकर वो अपनी पत्नी के साथ भारत आ गया, जहां उसने नई शुरुआत की, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी के नज़र में। शोबराज के घर में किलकारी गूंजी, एक बेटी का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शोबराज का शातिर दिमाग कहां ठंडा रहने वाला था। ऐसे में शोबराज ने मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप में महंगे जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन वो इन जेवरातों के सहारे मौज की जिंदगी काट पाता उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ उसका जेल से फरारी का ऐसा सिलसिला जिसे खुद शोबराज के अलावा कोई रोक नहीं पाया। दरअसल साल 1971 में चार्ल्स शोबराज ने अपेंडिसाइटिस का बहाना बनाया। जेल में जोर जोर से चीखने लगा। पूरा जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन ही उसे जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स भी ये भांप नहीं पाए कि शोबराज अपेंडिसाइटिस का बहाना बना रहा है। लेकिन इस बीच शोबराज भांप गया कि फरार कैसे होना है और कब होना है, और वो अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो पाकिस्तान के रास्ते यूरोप भागने की फिराक में था। लेकिन पाकिस्तान में पहुंचते ही उसने एक और कांड कर दिया। फरार होने के लिए कार चुराई। उसी कार ने आगे जाकर धोखा दे दिया। पुलिस पीछा कर रही थी तो आखिरकार पत्नी समेत शोबराज को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से शोबराज की पत्नी को छोड़ दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की जेल में लंबे समय तक शोबराज को रहना पड़ा। कहा जाता है कि जेल में शोबराज कब तक रहेगा ये उस देश का कानून और पुलिस नहीं तय करते थे, बल्कि खुद शोबराज तय करता था। तो एक रोज शोबराज ने फरारी का तारीख तय कर दी और जेल से फरार हो गया। साल 1975। अब तक अलग अलग देशों में चार्ल्स शोबराज के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन यह चर्चा इतनी भी ज्यादा नहीं थी जिसकी उम्मीद शोबराज ने की थी। कार चोरी से लेकर ज्वेलरी लूट कांड एक सीमित दायरे तक उसके आपराधिक कद को बढ़ा रहे थे। ऐसे में चार्ल्स शोबराज थाईलैंड पहुंचा। बैंकॉक में उसने अपना एक नया अड्डा बनाया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कनाडा मूल की लड़की से हुई, जो लंबे वक्त तक उसके ज्यादातर अपराधों में शामिल रही। बैंकॉक में कैनेट हाउस को उसने अपना अड्डा बनाया, जहां उसने एक फ्लैट लिया। खुद को हीरे, मोती और नीलम जैसे
बेशकीमती नगों का खरीदार बताया, बेतहाशा पैसा लुटाया। उसकी इस चकाचौंध वाली दुनिया में कई नए लोग भी शामिल हो गए। नशा और नाच गाना उसके अड्डे पर हमेशा चला करता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा उन लोगों पर रहती थी जिनके पास पैसा हो, और खासकर वो जो पश्चिमी देशों से ताल्लुक रखते हो। इसकी भी बड़ी दिलचस्प वजह है जो आगे जाकर आपको बताएंगे। पहले उसके बैंकॉक में अंजाम दिए गए कारनामे सुनाते हैं। अक्टूबर 1975 में पटाया के बीच पर एक महिला का शव बरामद होता है जो बिकनी पहने हुई थी। तभी से कहा जाता है कि चार्ल्स शोबराज का नाम बिकनी किलर पड़ा। यह पूरा मामला नशे का लगा, इसलिए पुलिस ने भी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे करके जब कैनेट हाउस पर हुए कांड और शोबराज की हरकतों का खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया था। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, चार्ल्स शोबराज ने कई विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाया था। शोबराज विदेशी पर्यटकों को अपने झांसे में लेता, उन्हें घर इनवाइट करता, ड्रिंक में एक ड्रग मिलाकर देता जिससे तबीयत खराब होने लगती। कई दिनों तक उनको बीमार बताकर दवाई के नाम पर वही ड्रग देता रहता जिससे वो पर्यटक चलने फिरने लायक भी नहीं बचते, और फिर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। इसके बाद शोबराज उनके पैसों को तो लूटता ही था, साथ ही उनके पासपोर्ट से फोटो बदलकर उनके नाम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमा करता था और नई पहचान के साथ नए अपराधों को अंजाम दिया करता था। लेकिन एक वक्त में बैंकॉक का कैनेट हाउस उसका अड्डा बन गया था, जहां वो अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज महसूस कर रहा था। उसके पीछे की वजह थी थाईलैंड वाली उसकी एक गर्लफ्रेंड। चार्ल्स शोबराज लंबे वक्त तक बैंकॉक में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। अलग अलग पार्टियों में घूम घूम कर विदेशी पर्यटकों से दोस्ती करके अपने फ्लैट पर उनको लाता, नशा कराता और इस बीच ड्रग देकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता था। फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार भी देता था और उनका पासपोर्ट और पैसा लूट लेता था। लेकिन उसका ये खेल लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। वजह थी एक के बाद एक विदेशी नागरिकों के गायब होने और सबका कनेक्शन कैनेट हाउस से मिलना, जिसके बाद अलग अलग देशों के दूतावास बैंकॉक में अपने नागरिकों के गायब होने की घटना को गंभीरता से लेने लगी। इसी बीच एक खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि बैंकॉक में एक विदेशी जोड़े का जला हुआ शव मिला था। जांच में पाया गया कि वो जोड़ा कई दिनों तक कैनेट हाउस में शोबराज के फ्लैट में ही रुका था, जिसके बाद थाईलैंड की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शोबराज को गिरफ्तार करना और उसे लंबे वक्त तक कैद में रखना इतना ही आसान होता तो चार्ल्स शोबराज अब तक का सबसे खतरनाक और खूंखार सीरियल किलर नहीं बन पाता। कहा जाता है कि शोबराज का दिमाग उस वक्त भी काम करता रहता था जब वो सो रहा होता था। ऐसे में शोबराज समझ गया कि अब कभी भी थाईलैंड पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अलग अलग विदेशी नागरिकों से छीने गए पासपोर्ट और कई जरूरी दस्तावेजों को शोबराज ने अपनी बैंकॉक वाली गर्लफ्रेंड को दे दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शोबराज की बैंकॉक वाली गर्लफ्रेंड के पिता पुलिस विभाग में थे। ऐसे में शोबराज जानता था कि कोई चाहकर भी पुलिस वाले के घर में छापा नहीं मारेगा। प्लान बिल्कुल शोबराज के मन मुताबिक गया। यहां एक और दिलचस्प कहानी है। कहानी ये कि चार्ल्स शोबराज के इस काले कारनामों में उसकी कनाडा वाली गर्लफ्रेंड के साथ साथ एक भारतीय नागरिक भी शामिल रहा, जिसे चार्ल्स शोबराज अपना दोस्त बताता था। थाईलैंड की पुलिस ने कैनेट हाउस वाले शोबराज के घर पर छापा मारा। शोबराज, उसकी गर्लफ्रेंड और शोबराज के भारतीय दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर थाने की सलाखों तक पहुंचने तक शोबराज के चेहरे पर शिकन नहीं थी। ऐसे में जब शोबराज से पूछताछ से पहले सारे सामान जब्त कर लिए गए तो शोबराज की नजर वहीं बैठे बैंकॉक के एक पुलिस वाले पर पड़ गई थी, जिसे जानबूझकर इशारों ही इशारों में शोबराज ने अपनी बेतहाशा महंगी घड़ी और जेवर दिखाए थे। कहा जाता है कि शोबराज एक झटके में किसी की भी
अंदर की कहानी को पढ़ लेता था और उस पुलिस वाले में कहीं ना कहीं लालच नजर आया था। आखिर में वही सामान काम आया और शोभराज और उसके साथियों को उस पुलिस वाले ने छोड़ दिया, जिसके बाद शोभराज नकली पासपोर्ट के सहारे अपनी गर्लफ्रेंड और भारतीय दोस्त के साथ भारत भाग आया। साल 1976 चार्ल्स शोभराज भारत आने से पहले नेपाल में रहकर भी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे चुका था। दूसरों के पासपोर्ट और नकली नाम पर उसने नेपाल में रहकर कई विदेशी नागरिकों से दोस्ती की। कहा जाता है कि यहां भी उसने खुद को हीरो का व्यापारी बताया था, लोगों को झांसा देकर उनको ड्रग देना और फिर जब वो लाचार हो गए तो उन विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतार देना। नेपाल में भी एक के बाद एक ऐसी कई लाशें बरामद हुई, जिसके बाद कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज और उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा था। ऐसे में शोभराज अपने गैंग के साथ भारत आ गया था और दिल्ली में डेरा डाल लिया था। इस दौरान उसने कई और दोस्त बना लिए थे जो सिर्फ शोभराज के काम के बारे में जानते थे, लेकिन उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का असली नाम नहीं जानते थे। ऐसे में शोभराज की नज़र एक विदेशी ग्रुप पर पड़ी जो अपने सारे पासपोर्ट एक साथ रखते थे। मानो चार्ल्स शोभराज के लिए एक सुनहरा मौका था, एक झटके में ढेर सारे पासपोर्ट और पैसे मिलने का सपना पाल बैठा। नशे का सामान तैयार किया और उस ग्रुप से दोस्ती बढ़ाई। इस दौरान जब वो पूरा ग्रुप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वहीं सबको नशे की दवाई दे दी, लेकिन उससे पहले ही शोभराज के शिकंजे से भागे उसके ही गैंग के सदस्य ने पुलिस को उसका लोकेशन बता दिया। पुलिस ने छापा मारा और उसे उसी रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया। कई साल जेल में बिताने के बाद चार्ल्स शोभराज की गर्लफ्रेंड को कैंसर होने की वजह से छोड़ दिया गया, जो कनाडा जाकर बस गई। वहीं चार्ल्स शोभराज को 12 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि शोभराज इस बार अपनी सजा पूरी करना चाहता था, यानी साल 1988 में वो जेल से बाहर आता, लेकिन उससे पहले ही एक खबर ने चार्ल्स शोभराज को अगला अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल खबर यह थी कि काफी आनाकानी करने के बाद भारतीय अधिकारी चार्ल्स शोभराज को थाईलैंड पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हो गए थे। यानी इधर शोभराज की सजा खत्म होती, उधर शोभराज को थाईलैंड भेज दिया जाता, जहां उसने कई विदेशी नागरिकों की हत्या को अंजाम दिया था। थाईलैंड के कानून के मुताबिक एक तय समय तक शोभराज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। यानी साल 1988 में शोभराज अगर थाईलैंड पुलिस के हवाले कर दिया जाता तो वहां के कानून के मुताबिक उसके फांसी की सजा उसे हो सकती थी, लेकिन एक वक्त गुजरने के बाद इन हत्याओं के साबित होने पर भी थाईलैंड का कानून शोभराज के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देता था। ऐसे में शोभराज ने थाईलैंड प्रत्यार्पण और फांसी की सजा से बचने के लिए जेल से फरार होने का प्लान बनाया। पूरे तिहाड़ जेल में बर्थडे पार्टी के नाम पर मिठाई बंटवाई और उसमें नशे का पाउडर मिला दिया और साल 1986 में तिहाड़ से फरार हो गया। नहीं, शोभराज का मकसद जेल से फरार होना नहीं था, बल्कि फरार होने के बाद फिर से पकड़ा जाना था, जिससे भारतीय कानून के तहत जेल से फरार होने का दोषी पाए जाए और फिर से शोभराज को भारत में ही सजा सुनाई जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तिहाड़ से फरार होने के कुछ दिन बाद चार्ल्स शोभराज गोवा में बीच पर एक रेस्टोरेंट से पकड़ा गया। कहा जाता है कि गोवा में अपनी लोकेशन खुद शोभराज ने पुलिस तक पहुंचाई थी और इस तरह उसे फिर से सजा सुनाई गई, जिससे थाईलैंड के कानून के तहत शोभराज पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लग गई। कहा जाता है कि साल 1997 में चार्ल्स शोभराज भारत की जेल से रिहा हुआ, जिसके बाद वो फ्रांस चला गया। कुछ दिन फ्रांस में बिताने के बाद एक बार फिर साल 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल आ गया, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस बार भी शोभराज सबूत न होने की वजह से पुलिस की गिरफ्त से बाहर आने ही वाला था कि तभी उसकी कनाडा वाली गर्लफ्रेंड की शोभराज के खिलाफ गवाही सामने आ गई। यानी चार्ल्स शोभराज की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन आज भी नेपाल पुलिस को शक है कि ऐसा क्या है कि हाई सिक्योरिटी जेल से फरार होने वाला चार्ल्स शोभराज आराम से नेपाल की जेल में बंद है। अब भी पुलिस को डर लगता है कि कहीं
इसके पीछे भी तो शोभराज की कोई दूसरी प्लानिंग तो नहीं है। लेकिन बात चाल शोभराज की हो और कोई दिलचस्प कहानी ना हो, ये कैसे मुमकिन है? साल 2003 में नेपाल जेल में शोभराज को भेजे जाने के बाद अचानक से एक 21 साल की लड़की के एक दावे ने सनसनी फैला दी। निहिता विश्वास नाम की उस लड़की ने दावा किया कि उसकी और शोभराज की शादी हो चुकी है। दरअसल जेल में शोभराज को एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। ऐसे में निहिता विश्वास ने शोभराज का साथ दिया। बात हुई, फिर बातचीत प्यार में बदली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त शादी का दावा निहिता विश्वास ने किया, उस वक्त उस लड़की की उम्र महज 21 साल थी, जबकि शोभराज 64 साल का था। निहिता विश्वास को आप लोगों ने बिग बॉस 5 में देखा होगा, जिसे लेकर निहिता ने दावा किया था कि वो बिग बॉस में भी चाल शोभराज के कहने पर ही आई थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1999 में कंधार हाईजैक मामले में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और मासूम नागरिकों के बदले आतंकियों को छोड़ना पड़ा था, उससे भी चाल शोभराज का कनेक्शन था। एक इंटरव्यू के दौरान कंधार हाईजैक मामले पर शोभराज ने बताया था कि साल 2000 से 2003 के बीच उन्होंने पाकिस्तान की कई यात्राएं की और मसूद से मुलाकात की थी। उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह मेरे सीधे संपर्क में थे। सबसे पहले उन्होंने पेरिस में मुझसे मिलने के लिए एक दूत भेजा। इस मुलाकात और जसवंत सिंह से बातचीत के बाद मैंने मसूद की पार्टी हरकत उल अंसार के लोगों से संपर्क किया था। उस इंटरव्यू में शोभराज ने दावा किया था कि पहले आतंकियों ने भारतीय यात्रियों को छोड़ने से मना कर दिया था, लेकिन शोभराज के समझाने पर 11 दिनों तक किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा आतंकियों ने शोभराज से किया था। जिसके बाद शोभराज ने दावा किया था कि मैंने जसवंत सिंह को फोन किया और कहा कि मेरी राय में 11 दिनों तक यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए भारत के पास बातचीत के लिए केवल 11 दिन है। दरअसल प्लेन कंधार में था और भारत सरकार के पास यात्रियों को बचाने के लिए मसूद अजहर की रिहाई के अलावा और कोई चारा था भी नहीं। इस इंटरव्यू ने सनसनी फैला दी थी, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया। वजह थी कि 7 अगस्त 2014 को जसवंत सिंह बाथरूम में गिर गए थे, जहां उनके सिर पर गहरी चोट आई थी और वो कुआं में चले गए थे। साल 2020 में जसवंत सिंह का निधन हो गया, लेकिन चोट लगने से लेकर निधन तक जसवंत सिंह कोमा में रहे, यानी साल 2016 से 2020 तक वो कोमा में ही थे। ऐसे में साल 2016 में दिए गए इस इंटरव्यू के दौरान शोभराज ने कभी किसी भारतीय अधिकारी या फिर किसी दूसरे राजनेता का नाम नहीं लिया, जिससे उसके दावों की पुष्टि की जा सके। तो ये तो थी चाल शोभराज जैसे टशनबाज के किस्से की कहानी, जिसने जब चाहा तब अपराध किया, जब चाहा जेल में रहा, जब चाहा जेल से फरार हो गया। अगले हफ्ते फिर होऊंगा हाजिर किसी और टशनबाज के किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।